गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पे हमने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखा। आज स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं। जैसे एक वर्ड है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट्स, यहां पे मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था। चार्ज जैसे कि हमारा कैसा चार्ज है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्जेस स्टूडेंट्स हमारे दो तरह के हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। जैसे आप देखें यहाँ पे ये हमारा क्या नेगेटिव। एक चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए स्टूडेंट्स कैसे होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ये हमारा बाहर की तरफ डाइवर्ट करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो बाहर की तरफ डेविएट करता है, यानी फैलता है। ऐसे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट कहां पे होता है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट पे। जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज में कोई भी चार्ज ओरिजिनेट होगा इनफाइनाइट से और टर्मिनेट कहां पे होगा, नेगेटिव चार्ज पे। तो टर्मिनेट हो गया है कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है। इट मींस कि कन्वर्ट्स करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट्स करता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ट्स हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ट्स हो रहा है। तो यहाँ पे ये है डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये है हमारा कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक हो गया डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक हो गया कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या है, या ऐसे कहते हैं एक इमेजिनरी लाइंस होता है, एंड इमेजिनरी लाइंस जो ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता है कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। एंड इमेजिनरी लाइंस दैट originate from positive charge and terminate to the negative charge, to the negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, वो हमें डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देगा। सेकेंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकेंड पॉइंट कि एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will give at any point on the electric field lines the tangent at that point, the tangent at that point will give direction of net electric field या E net, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, आप से नोट डाउन कीजिए। सपोज कीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हमें बताएगा नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारा नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पी पे हमने क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड टेंजेंट हमें क्या बता रहा है, नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए।
सेम कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे स्टूडेंट्स लिखा होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर सपोज ये कोई मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट में, ये हमारा कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। यानी एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को और एस रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ पोल को, साउथ पोल। एन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लो स्मॉल लेटर एम से, इसे बोला जाता है स्मॉल एम को पोल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, पोल स्ट्रेंथ, इसे बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। और साउथ के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव एम, ऐसे कहा जाता है नॉर्थ, यानी कि पोल स्ट्रेंथ। ये भी क्या है हमारा पोल स्ट्रेंथ। तो नेगेटिव हो गया किसके लिए, साउथ पोल स्ट्रेंथ, और पॉजिटिव एम हो गया नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। एक हो गया हमारा पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया क्या स्टूडेंट्स, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। तो ऐसे वर्क कर रहा है जैसे पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, यानी ये पॉजिटिव, यानी एज बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह। कैसा बिहेव करेगा स्टूडेंट्स, एज बिहेव एज बिहेव एज, ऐसा लिखते हैं बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज, बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज, बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमारा नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, जबकि साउथ पोल स्ट्रेंथ वो हमारा बिहेव करेगा किसके तरह स्टूडेंट्स, बिहेव एज नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, अब से नोट डाउन कीजिए। नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल स्ट्रेंथ बिहेव एज नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट नॉर्थ पोल बिहेव किया है किसके तरह, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की तरह, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल, सपोज करिए हमारा नॉर्थ पोल है, कहीं इधर हमारा पूरा मैग्नेट है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट में हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं मोनोपोल स्ट्रेंथ नेवर एग्जिस्ट, यानी कि एक सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके जस्ट यहीं पे हमारा साउथ पोल भी होगा इस मैग्नेट के अंदर। हम लोग सिर्फ किसके फेस को देख रहे हैं, नॉर्थ फेस को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ बिहेव करता है किसके तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह, इसलिए यहां से हमारा एक लाइंस निकलेगा, डायरेक्ट लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमारा, यानी नॉर्थ पोल से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेगा बाहर की तरफ, यानी इसे कहा जाएगा डाइवर्जिंग। यानी क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डाइवर्जेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी तरह हम लोग साउथ फेस को देखते हैं, ये हमारा मैग्नेट है, तो साउथ पोल में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, कन्वर्ट्स कर रहा है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक हो गया हमारा स्टूडेंट्स डाइवर्जिंग फील्ड स्ट्रेंथ, डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सेकंड हो गया हमारा कन्वर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, एक इमेजिनरी लाइंस होता है जो ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से एंड टर्मिनेट होता है कहां पे, टू द साउथ पोल, टू द साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, then tangent will give the direction of net magnetic field, will give the direction of net magnetic field, will give the direction of net magnetic field. Okay students, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
ये दोनों के दोनों किन तरीके के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा गैप अगर दोनों के बीच, दोनों ही फील्ड लाइंस के बीच यानी सभी फील्ड लाइंस के बीच अगर गैप सेम है तो इसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म। तो इसे बोला गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हमारा गैप अलग अलग है तो जैसे कि मान लीजिए ये, इसे बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक तरफ लिखते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इसलिए देखा ताकि हम लोग समझ सके कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा कोई एक एरिया है। सपोज कीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है स्टूडेंट्स? एरिया है ए। इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज कीजिए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहा है, EFN इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहा है। तो जो फ्लक्स डिफाइन हो गया यानी जैसे बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे डिनोट करेंगे फाई ई से, इसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे डिफाइन किया गया E into A। क्या डिफाइन किया गया स्टूडेंट्स? E into A, where E is the electric field and A is the area, where E equal to electric field and A equals to area of the loop कह सकते हैं। उसी तरह हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आता है स्टूडेंट्स? देखिए यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, सपोज कीजिए हमारा क्या है, एरिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और यहां से हमारा क्रॉस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके लिए डिफाइन करेंगे हम लोग क्या स्टूडेंट्स? क्या कितने नंबर ऑफ यानी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं इस एरिया को कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इस एरिया को कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमको डिफाइन किया गया मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा गया B into A, where B equals to magnetic field and A equals to area. The number of field lines crossing an area is called electric field, is called electric flux, and number of magnetic field lines crossing an area is called मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को। हमसे पूछा गया फाइंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने अभी फॉर्मूला देखा फाई ई इक्वल्स टू E into A, where E is the electric field and A is the area। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोग लास्ट क्लास देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ गया कितना? न्यूटन पर कूलम। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यूज करते हैं न्यूटन पर कूलम एंड एरिया की जगह यूज कर देते हैं मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए।
अब हमें फाइंड करना है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 5b, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या फाइंड करना है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स अभी हमने फॉर्मूला देखा 5b = b × a। b का मतलब था मैग्नेटिक फील्ड और a का मतलब क्या है? एरिया ऑफ द लूप या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, जो कि हमारा लूप लिया गया है जिससे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होने वाला है। तो b हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, b का यूनिट क्या होता है? लास्ट क्लास में देखे थे, b का यूनिट था टेस्ला, b का यूनिट क्या था? टेस्ला, और a का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऐसे टेस्ला मीटर स्क्वायर को स्टूडेंट्स कहा जाता है वेबर। क्या कहा जाता है? वेबर, जिसे लिखा जाएगा WB से। किसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? WB से। तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आ गया वेबर। क्या गया स्टूडेंट्स? वेबर, वैल्यू क्या है? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। हम लोग लास्ट क्लास में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटर का डिनोट क्या गया था? C से, और Q को लिखा गया था C × V, where Q = चार्ज, C = कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, V मतलब क्या था? पोटेंशियल। V का मतलब क्या था? पोटेंशियल। हमसे पूछा गया फाइंड यूनिट ऑफ C यानी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड कीजिए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट्स Q = था C × V। Q को नापा जाता है कूलम के अंदर, C का हमको निकालना है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिख लीजिए, इसको पूरा लिखते हैं कूलम। C का हमको निकालना है, इसका हो गया स्टूडेंट्स यूनिट कितना? पोटेंशियल का यूनिट हो गया वोल्ट। तो हमें C का यूनिट निकालना है, तो लिखना पड़ेगा कूलम पर यूनिट वोल्ट। कूलम पर यूनिट वोल्ट, तो C का यूनिट आ गया कूलम पर यूनिट वोल्ट। एंड कूलम पर यूनिट वोल्ट का स्टूडेंट्स बोला जाता है फैराडे। क्या बोला जाता है? फैराडे। कूलम पर यूनिट को बोला जाता है फैराडे। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल F से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स? कैपिटल F से। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का यूनिट आ गया फैराडे। फैराडे क्या है? तो फैराडे है कूलम पर यूनिट वोल्ट। कूलम पर यूनिट वोल्ट को ही क्या बोला गया? फैराडे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। सपोज कीजिए कि हम लिख लिए हैं, जिसे एक टर्म है स्टूडेंट्स, एक टर्म है जिसे कहा जाता है इंडक्टेंस। ऐसे डिनोट किया जाता है L से। किससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स? L से। एक स्टेटमेंट है, बोला जाता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स?
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। हम लोग जानते हैं रेट को लिखा जाता है डिवाइडेड बाय टाइम टी और चेंज को बोला जाता है डेल सेल और साथ में किसका चेंज बोला गया स्टूडेंट्स तो फ्लक्स का चेंज। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसको पूरा स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं आई यानी करंट इज डायरेक्टली proportional to rate of change of flux, rate of change of magnetic flux, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं 5b से। स्टूडेंट्स जब भी ये प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऐड होगा और दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट l। क्या होगा स्टूडेंट्स l। तो l इक्वल्स टू डेल्टा फाई b डिवाइडेड बाय डेल्टा t। स्टूडेंट्स इस l को कहा जाता है इंडक्टेंस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स इंडक्टेंस। वेयर l इक्वल्स टू इंडक्टेंस या इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स आप सब नोट डाउन कीजिए। हमसे पूछा गया कि फाइंड यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। फाइंड यूनिट ऑफ एल। यूनिट ऑफ एल क्या होगा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू एल इंटू डी यानी इंटू एल इंटू डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम जानते हैं आई को बोला जाता है एम्पियर से। आई का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स एम्पियर होता है। एल का यूनिट हमें निकालना है। चेंज का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट किसका लिखा जाएगा फ्लक्स का। और अभी स्टूडेंट्स हम लोग देखे हैं फ्लक्स होता है क्या b इंटू ए। b का यूनिट होता है टेस्ला और a का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। या इसी को पूरा लिखा जाए तो इसे बोला जाता है वेबर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स वेबर। तो फ्लक्स का यूनिट हो गया वेबर और डिवाइडेड बाय क्या हो गया स्टूडेंट्स टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स सेकंड। तो हम लोग L का यूनिट निकाल सकते हैं। L हो गया हमारा एम्पियर सेकेंड डिवाइड बाय वेबर। एम्पियर सेकेंड डिवाइड बाय वेबर। ओके स्टूडेंट्स आप इसे नोट डाउन कीजिए। एम्पियर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेबर। एम्पियर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेबर को ही कहा जाता है स्टूडेंट्स हेनरी। क्या कहा जाता है हेनरी। हेनरी ऐसे डिनोट किया जाएगा कैपिटल H से डिनोट किया जाएगा हेनरी। यानी एम्पियर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेबर को क्या बोला जाता है हेनरी बोला जाता है। इसे डिनोट किया जाता है H से। ओके सर इसे नोट डाउन कीजिए।
फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोशन। ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ motion of an object, on the basis of motion of an object, on the basis of motion of an object, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कहा गया लीनियर क्वांटिटी, यानी वैसा क्वांटिटी जो जिसका मोशन कैसा हो? along the straight line, and quantity whose motion is along the straight line is called linear quantities। और सेकंड हो गया हमारा एंगुलर क्वांटिटीज, यानी वैसा क्वांटिटीज जिसका मोशन होगा किसके along, यानी किसी कर्व के along, वैसे क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? एंगुलर क्वांटिटीज बोलेगा। सपोज कीजिए अगर कोई क्वांटिटी ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो वैसे क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा? लीनियर क्वांटिटीज। और किसी क्वांटिटीज का मोशन किसी कर्व के अलॉन्ग हो तो उसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? एंगुलर क्वांटिटीज बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कीजिए। एक हो गया हमारा लीनियर क्वांटिटीज और सेकेंड हो गया हमारा एंगुलर क्वांटिटीज। हम लोग लिखते हैं एनालॉजी बिटवीन लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटी। एनालॉजी बिटवीन लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, एक तरफ कॉलम में लगाते हैं लीनियर क्वांटिटी का लीनियर क्वांटिटी, और एक तरफ कॉलम बनाते हैं हम लोग इसका एंगुलर क्वांटिटी का एक तरफ कॉलम बनाए लीनियर क्वांटिटी का और दूसरी तरफ कॉलम बनाए किसका? एंगुलर क्वांटिटी का। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट या ऐसे लिखते डिस्टेंस, हम लोग बोलेंगे इसको क्या? लीनियर डिस्टेंस। तो वर्ड है हमारा क्या? लीनियर डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स हम लोग किसे रिप्रेजेंट किए थे? एक्स से। लीनियर डिस्टेंस को किसे रिप्रेजेंट किया गया था? एक्स से। सेम उसी तरह हमारा एंगुलर में होगा एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे किससे? थीटा से। और थीटा को हम लोग बोले थे कौन सा एंगल स्टूडेंट्स? प्लेन एंगल, यानी 2D एंगल को क्या बोला गया था? प्लेन एंगल। यानी प्लेन एंगल कितना, कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व में मूव कर रहा है तो कितना एंगल चला है वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्टेंस कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग लिखे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो उसे लिखा जाएगा x, उसके ऊपर क्या लगा कर? एरो लगा कर। सेम उसी तरह से हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हम लोग लिखेंगे थीटा के ऊपर एरो लगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट होता है हमारा लीनियर स्पीड। क्या होता है स्टूडेंट्स? लीनियर स्पीड हम लोग इसे डिनोट करते हैं v से। अब v का फॉर्मूला होता है डेल्टा x बाय डेल्टा t। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा x बाय डेल्टा t। उसी तरह स्टूडेंट्स हमारा होता है एंगुलर स्पीड जिसे डिनोट किया जाता है ओमेगा से। फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा x की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे? थीटा से। x का मतलब हो गया लीनियर डिस्टेंस, तो यहाँ थीटा का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। फोर्थ नंबर, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं
वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी को लिखा जाएगा v के ऊपर एरो लगा के। इसका मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा x एरो डिवाइडेड बाय डेल्टा t यानी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। उसी तरह से फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्या, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाएगा स्टूडेंट्स ओमेगा से ही, यानी ओमेगा के ऊपर एरो लगा के ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके स्टूडेंट्स, अब से नोट डाउन कीजिए। फिफ्थ नंबर स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है a से, फॉर्मूला आता है डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम को क्या बोला गया, लीनियर एक्सेलरेशन बोला गया। सेम उसी तरह से फिफ्थ नंबर पॉइंट है ये, और फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, ऐसे लिखा जाएगा यानी डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाएगा। सिक्स नंबर पॉइंट, स्टूडेंट्स यहाँ होता है लीनियर मास, जिसको डिनोट किया जाता है m से। जो काम मास प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर, सेम चीज हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज ऑफ यानी लीनियर मास इन केस ऑफ किसके, एंगुलर मोशन के दौरान। यानी एंगुलर मोशन में जो हमारा मास का काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इसे डिनोट किया जाता है आई से। फॉर्मूला होता है m इंटू एक्स स्क्वायर। m इंटू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर। m इंटू एक्स स्क्वायर, m का मतलब मास है और x का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस होता है। सपोज कीजिए हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग हमको इस मास को घुमाना है, जिसका मास क्या है स्टूडेंट्स, x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, x है। तो ये मास इस एक्सिस के बाद जो घूमेगा, इस तरह से हमारा सर्कल इस तरह से मोशन करेगा, इस एक्सिस में हमारा ये घूमेगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया गया m इक्वल टू हो गया m इनटू एक्स स्क्वायर, यानी i इक्वल टू हो गया m इनटू एक्स स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा गया m इनटू एक्स स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे कहा गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसी को बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सेम रोल प्ले करता है एज मास प्ले करता है इन लीनियर मोशन के दौरान। ओके सर, नोट डाउन कीजिए। लीनियर क्वांटिटी। सेवन नंबर पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ होता है लीनियर मोमेंटम। तो कौन सा मोमेंटम है स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम। इसे डिनोट किया जाता है p से, p वस्तु होता है m इंटू v। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम को स्टूडेंट्स लिखा जाता है L से। L का फॉर्मूला होता है m की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, m की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड v की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा। v की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा। तो ये हमारा बन गया एंगुलर मोमेंटम। क्या बन गया स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम। 8 नंबर लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स फोर्स स्टूडेंट्स होता है F इक्वल टू m इंटू a। यू कहते हैं फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स एंगुलर के लिए, यानी एंगुलर क्वांटिटीज के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स का काउंटर पार्ट। क्या डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, टॉर्क। क्या डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, टॉर्क।
टॉर्क को लिखा जाता है टाउ से, किस लिखा जाता है स्टूडेंट्स, टाउ। सो क्या पढ़ा जाएगा, टाउ लिखा गया, टाउ इक्वल्स टू एम के जगह आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, एम के जगह एंगुलर में आ जाएगा आई, और ए यानी एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। स्टूडेंट्स हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चेंज, और यहाँ लीनियर मोमेंटम है तो वहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ टाइम। तो हमारा फॉर्मूला आ गया टॉर्क यानी टॉर्क इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है फोर्स, होता है एक ऐसा क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर डायरेक्शन में मूव करा सकता है, जबकि टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट को कैसा मोशन कराता हो, एंगुलर मोशन कराता हो, यानी एंगुलर मोशन कराता हो, उसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, टॉर्क बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए। नाइन नंबर पॉइंट हमारा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इंपल्स। इंपल्स यानी लीनियर इंपल्स, इसे लिखा गया आई से, और आई को फॉर्मूला था क्या स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम को क्या बोला गया स्टूडेंट्स, लीनियर इंपल्स बोला गया, लीनियर इंपल्स। नाइन नंबर पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा जा सकता है एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स को स्टूडेंट्स लिखा गया जे से, किसे लिखा गया स्टूडेंट्स, जे से। अब बोला गया जे इक्वल टू एफ की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एफ की जगह पे आ जाएगा टॉर्क, टाउ यानी टॉर्क आ जाएगा, एंड टी की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, टी। तो हमारा फार्मूला हो गया टॉर्क इनटू टाइम, तो क्या बोला गया स्टूडेंट्स, एंगुलर इंपल्स। क्या बोला गया स्टूडेंट्स, एंगुलर इंपल्स। अब इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। दस नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, एम इंटू वी स्क्वायर। तो उसी तरह हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो गया। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, और एम की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एम की जगह पे आ जाएगा आई, इंटू वी की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वी की जगह पे आएगा वेलोसिटी, तो वी की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हमारा एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, यूनिट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था हमारा फंडामेंटल यूनिट, सेकंड था हमारा यूनिट को ऐसे लिखा जाए, यूनिट जो था स्टूडेंट्स हमारा तीन तरह से थे। पहला फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड था हमारा ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट, और थर्ड था हमारा क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट का यूज किया जाता था रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करते हैं। उसी तरह से ड्राइव यूनिट का यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट ड्राइव क्वांटिटी, एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज किया जाएगा टू रिप्रेजेंट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारा दो एंगल था, एक एंगल जिसे कहा जाता था प्लेन एंगल, एंड दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल। एक हमारा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी 2D एंगल, इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे थीटा से। और स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट आ गया, एक्चुअल में देखा जाए कि थीटा है क्या, तो थीटा इक्वल टू हम लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं प्लेन एंगल के लिए। सपोज कीजिए हमारा सर्कल है, क्या स्टूडेंट्स, सर्कल है, और ये रहा हमारा रेडियस आर, रेडियस आर, ये एंगल इसको थीटा। सपोज ये इनिशियल पोजीशन हमारा ये था, इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा ये था, ये ऑब्जेक्ट इस कर्व के रास्ते यानी सर्कुलर पाथ से होते हुए कहां पहुंच गया स्टूडेंट्स, यानी पी पॉइंट से होकर कहां पहुंचा, क्यू पॉइंट तक, यानी पी पॉइंट से होते हुए कहां पहुंचा स्टूडेंट्स, क्यू पॉइंट तक। तो ये जो लेंथ यानी ये जो एंगल चला गया, यानी एंगल ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल इन सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर प्लेन एंगल। ये हमारा बन गया प्लेन एंगल। इस प्लेन एंगल को स्टूडेंट्स लिखा गया यहां से यहां तक, यानी पी से क्यू तक के लेंथ को कहा जाता है स्टूडेंट्स क्या,
लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा को डिफाइन किया गया लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा को डिफाइन किया गया लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या बोला स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं लेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर, और रेडियस का यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट्स? मीटर। तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैंसिल। तो ऐसे देखने में इसका कोई भी यूनिट नहीं है, बट ये एक्सेप्शन है, इसका यूनिट रखा जाता है स्टूडेंट्स, या तो बोला जाता है रेडियन, या तो बोला जाता है इसका डिग्री, या तो बोला जाता है स्टूडेंट्स क्या? ग्रेड। स्टूडेंट्स इसके कितने यूनिट हो गए स्टूडेंट्स? पहला रेडियन, सेकंड हो गया डिग्री, थर्ड क्या हो गया स्टूडेंट्स? ग्रेड। तो थीटा का यूनिट ऐसे तो आना चाहिए था यूनिटलेस, यानी मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाता है, यूनिटलेस होता है, बट ये एक्सेप्शन है, इसका यूनिट रखा गया क्या स्टूडेंट्स? रेडियन, डिग्री और ग्रेड। रेडियन, डिग्री और ग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, आंसर नोट डाउन कीजिए।